कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मिसेस रिया। उनको बहुत ज्यादा पेन ड्यूरिंग मेंसेस होता था। पहले उनको लगता रहा कि ये पेन तो नॉर्मल है, हर किसी को होता है। अपनी फ्रेंड से बात कही, उन्होंने भी कहा कि नॉर्मल पेन है, मदर ने भी समझाया नॉर्मल पेन है। कुछ दिनों में उनका बढ़ते बढ़ते पेन इतना हो गया कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा इंजेक्शन लगवाने के लिए जब उनके पीरियड्स आए। ग्रेजुअली उनका पेन इतना ज्यादा हो गया कि उनको हर बार जाकर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, वॉमिटिंग्स आती थी, कॉलेज मिस करना पड़ता था। सभी ने समझाया बढ़ती उम्र के साथ ये ठीक हो जाएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। उनकी मैरिज भी हो गई, फिर भी उनका पेन ठीक नहीं हुआ। एंड देन शी फाउंड कि उनको इंटरकोर्स के टाइम में भी बहुत सीवियर पेन होता था। तब जाकर उन्होंने हमको दिखाया और हमने पाया उनको डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। आज का मेरा विषय है व्हाट इज डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, DIE। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इस सब्जेक्ट पे मेरे वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, पर DIE के बारे में पेशेंट्स को ज्यादा नहीं पता होता। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है यूट्रस की इनर लाइनिंग ट्यूब से होती हुई आसपास के ऑर्गन्स में आ जाती है। सबसे कॉमनली वो ओवरीज पे आती है, तो बनती है ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट। इसको हम DIE नहीं कहते। पर जब ये आसपास के ऑर्गन्स जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन्स, इसमें से कि रेक्टम और सिग्मोइड कोलन यूट्रस के एकदम पास में होते हैं, या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे पेशाब की थैली होती है, या फिर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, एक खास स्ट्रक्चर जो यूट्रस के जस्ट नीचे होते हैं, जब ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन यानी कि बीमारी 5 मिलीमीटर से ज्यादा डीप चली जाती है, तब हम कहते हैं इस कंडीशन को DIE यानी कि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। ये एंडोमेट्रियोसिस जो कि डीपली अंदर टिश्यू के अंदर काफी डेप्थ में जा चुकी है और ये इन सब ऑर्गन्स को डैमेज करती है। पेशेंट के सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं कंपेयर टू सिंपल एंडोमेट्रियोसिस, इसलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। क्या सिम्टम्स होते हैं DIE के? अक्सर पेशेंट को पेन जो कि ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पीरियड्स के अलावा पूरे पूरे महीने रहने लगता है। पेशेंट को इंटरकोर्स के समय पे पेन होता है, इसको हम कहते हैं डिस्पैरियूनिया, या मोशन पास करते समय पेन हो सकता है, इसको हम कहते हैं डिस्केजिया, या यूरिन पास करते समय पेन हो सकता है, उसको हम कहते हैं डिस्यूरिया। अक्सर ये पेन ज्यादा सीवियर होता है जब पेशेंट के पीरियड्स चल रहे होते हैं और ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब लंबे समय 2-2, 3-3 महीने पेशेंट कहते हैं हमको अब पेन से रिलीफ ही नहीं मिलता, हर समय हमको पेन होता है। अक्सर ये पेन डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, उसी के हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। कई बार पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं हमको हमेशा ब्लोटिंग लगती है, खाने का मन नहीं करता, भरापन लगता है हमेशा। ये भी एक सिम्टम हो सकता है DIE का। क्यों डेंजरस है DIE? कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट लाते हैं उनके केस में डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होता है, पर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन नहीं है। फिर भी ये इसलिए डेंजरस है, इसका इलाज इसलिए भी कराना चाहिए क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। हो सकता है आपकी पेन टॉलरेंस ज्यादा हो, आपको ये पेन इतना नहीं लग रहा है, पर आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ग्रेजुअली ये आपके ब्लैडर को, आपके इंटेस्टाइन्स को डैमेज करेगा, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एक और ग्रुप जो हमारे पास आता है वो है इनफर्टिलिटी, जहाँ बच्चा नहीं हो पा रहा, पेशेंट्स आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, वहाँ उनको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उनको तो DIE है। जो पेन वो बहुत लाइटली ले रहे थे वो पता चलता है कि DIE का पेन है। किस तरह से डायग्नोसिस की जाती है डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस? सबसे कॉमनली पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। सेकेंडली क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं पेशेंट का, हमको वेजाइनल एग्जामिनेशन में नोड्यूल्स फील होते हैं हमारी फिंगर के पास, यूट्रस के पीछे हमको कई बार पेनफुल नोड्यूल्स फील होते हैं, जो टच करने से पेशेंट एकदम से रिएक्ट करता है। या फिर अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, और उससे भी ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है MRI से। जब हम MRI कराते हैं तो हमको अलग अलग प्लेन्स में दिखाई देता है कि रेक्टम इन्वॉल्व है कि नहीं, किस लेयर तक इन्वॉल्व है, कितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तक इन्वॉल्व है। बट अल्टीमेटली गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस का है वो है लेप्रोस्कोपी। जब हम अपनी आंखों से टिश्यू को देखते हैं तब हमको पता चलता है कितना टिश्यू इन्वॉल्व है। क्या ट्रीटमेंट है DIE का? इसका ट्रीटमेंट मेडिकल या सर्जिकल दोनों हो सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पर, पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, क्या उसको आगे बच्चे चाहिए, क्या वो न्यूली मैरिड है, उसको 1 साल बाद बच्चे चाहिए, क्या उसकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसकी एज क्या है, और क्या इनफर्टिलिटी भी साथ में एसोसिएटेड है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ये ट्रीटमेंट मेडिकल हो सकता है, दवाइयाँ जहाँ उसको केवल पेन से राहत मिलेगी। हार्मोनल हो सकता है, जहाँ पे हम पेशेंट की डिजीज को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। पर मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है एंडोमेट्रियोसिस प्रोग्रेसिव एंड रिकरेंट डिजीज है। प्रोग्रेसिव मतलब अगर हम आपको ट्रीट ना करें तो ये डिजीज बढ़ता जाएगा और आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता जाएगा। रिकरेंट का मतलब है अगर हम इसको ठीक कर भी दें, चाहे दवाइयों से चाहे सर्जरी से, तो भी कुछ समय के बाद ये डिजीज वापस आने की संभावना काफी होती है। जब आपका मीनोपॉज हो जाता है तो आप ग्रेजुअली अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि अब कोई फीडिंग हार्मोन्स नहीं है और अब ये डिजीज का टिश्यू जहाँ जाता है ग्रेजुअली वो ड्राई हो जाता है। थर्ड ऑप्शन होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स है, जहाँ पेशेंट अनमैरिड है, उसको अभी शादी करने में समय है, या पेशेंट कुछ टाइम बाय करना चाहता है, या इतने सिम्टम्स सीवियर है कि वो अभी सर्जरी के लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं है पर उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन और हार्मोन्स हैं। हर कुछ सालों में नए ड्रग्स इन्वेंट हो रहे हैं, रिसर्च वर्क किया जा रहा है जिससे पता चले कि क्या चीज बेस्ट ट्रीट कर सकती है डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। और ये सभी आपकी बीमारी को कुछ समय के लिए सप्रेस कर रहे हैं, आपके पेन सिम्टम को सप्रेस कर रहे हैं। सर्जरी इज द ओनली वे टू टोटली रिमूव द डिजीज। अब सर्जरी किस तरह की जाए? आजकल ओपन सर्जरी नहीं की जाती, मोस्ट कॉमनली हम लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करते हैं। अगर एज अ
गायनेकोलॉजिस्ट मुझसे पूछा जाए कौन सी सर्जरी आप केवल रोबोट से ही करना चाहेंगी, वो है DIE, क्योंकि इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है मैग्निफिकेशन से, 3D विजन से, डिफरेंट रेंज ऑफ मूवमेंट से, और इसमें सारे कंट्रोल्स हमारे हाथ में है जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। इसलिए DIE की सर्जरी रोबोटिक अप्रोच से कराने में आपके आउटकम में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है कंपेयर टू एनी अदर रूट्स ऑफ सर्जरी। और सेकंड ऑप्शन है लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करवाना। इसकी सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जैसा मैंने बताया, आपके इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, आपका ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकता है, यूरेटर जो किडनी के पाइप्स हैं वो भी इसमें खिंचे हुए हो सकते हैं। इनमें किसी भी ऑर्गन में ड्यूरिंग सर्जरी डैमेज होने का खतरा होता है। हम पेशेंट से सारी कंसेंट्स लेके जाते हैं। ऐसे केसेस में हम पेशेंट की पूरी काउंसलिंग करने के बाद ही उसकी सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। आपको अपना सर्जन ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसने इस तरह की सर्जरी बहुत सारी की हो। दैट इज DIE के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस के ही केसेस बहुत ज्यादा करते हैं। रोबोटिक सर्जरी शुड बी द आइडियल रूट फॉर दिस, और ऐसा सेंटर जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी है। अगर गेस्ट्रो सर्जन की जरूरत पड़े या हमको यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े तो उन सभी फैकल्टीज को अवेलेबल होना जरूरी है। इस सर्जरी में समय लगता है क्योंकि बहुत ही बारीकी से हमको आपकी फर्टिलिटी को भी प्रिजर्व करना है, आपके नॉर्मल ओवरीज, नॉर्मल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करना है और डिजीज को जितना हो सके निकालना है। इसलिए दिस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम टू डू। अच्छी सर्जरी वो होती है जो डिजीज को पूरी तरह से निकाल दे पर आपके ऑर्गन्स को बिना डैमेज किए, और नियर नॉर्मल एनाटॉमी हम आपको दे सके। नॉर्मल तो नहीं कर सकते पर इट इज कॉल्ड नियर नॉर्मल एनाटॉमी। अपने इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपको या आपके परिवार में किसी भी लेडी को पीरियड से बहुत ज्यादा पेन होता है तो प्लीज इस सिम्टम को इग्नोर न करें। अगर आपने अपनी डायग्नोसिस अर्ली करा ली तो हम डिजीज को काफी शुरू में ही रोक सकते हैं, चाहे सर्जरी से या हार्मोन से या मेडिसिन से, जिससे वो बढ़कर DIE में कन्वर्ट ना हो और आपके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज ना हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय।